यूचिरो के फादर उसे मारना चाहते थे, लेकिन एक बीमारी के चलते वो अनाथ हो गया। जब फाइनली कोई उसका दोस्त बना तो वैम्पायर्स ने उसे भी मार दिया। लेकिन उसके बाद यूचिरो के अंदर का डीमन जाग जाता है, जिसकी पावर नेक्स्ट लेवल थी और उसे अपने दोस्त से ही लड़ना पड़ता है। पूरा एनीमे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना। कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर यूचिरो को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन किसी वजह से उसके फादर अभी उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक साइको है, इसी वजह से वो उसके पीछे चाकू लेके भाग रहे थे। अब यूचिरो डर के बाहर आता है, जहाँ वो अपने दोस्तों की डेड बॉडीज देखता है, जिन्हें देख के वो घबरा गया था। लेकिन इतने में ही उसके फादर पीछे से उसे चाकू मार देते हैं। उन्हें लगा था कि वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था। वो वहाँ से किसी तरह से बचता है और एक ऑर्फनेज में आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात वैसे तो काफी सारे बच्चों से होती है, लेकिन उनमें से एक था मिखेला। और मिखेला स्पेशल इसीलिए था क्योंकि यूचिरो जब वहाँ पे आया था तब उसने तुरंत ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हालांकि यूचिरो खुद को बहुत ही अनलकी मानता था, इसीलिए वो उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। अभी वो कुछ ही टाइम वहाँ ऑर्फनेज में चैन से रह रहा था कि तभी अचानक से उनके शहर में एक बीमारी फैलना शुरू हो जाती है, जिसमें 13 साल या उससे बड़े बच्चों की जान अपने आप ही जा रही थी। और उसी टाइम कुछ लोगों का ग्रुप उनके शहर में आता है, और ये नॉर्मल लोग नहीं थे, ये असल में वैम्पायर्स थे। अब यहाँ पर सबको अचानक से मरता हुआ देख यूचिरो और उसके दोस्त जो 13 साल से कम उम्र के हैं, वो ऑर्फनेज की तरफ भागते हैं। लेकिन वहाँ पर जो उनका केयर टेकर था वो ऑलरेडी मारा जा चुका था। अब उसी टाइम वहाँ पे वो वैम्पायर्स का ग्रुप आ जाता है और उन सभी को पकड़ लेता है। उसके बाद से यूचिरो और उसके दोस्तों को 4 साल के लिए कैद में रखा गया। वो जगह तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो एक कैद खाने की तरह थी। उन्हें 4 साल तक अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और उनके ब्लड को निकाला जाएगा जब तक कि वो पूरे 13 साल के नहीं हो जाते। यूचिरो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी वो सामने देखता है कि 2 वैम्पायर्स अभी एक बच्चे के हाथ पर पैर रखते हुए जा रहे हैं, साथ ही वो उस बच्चे को इग्नोर कर रहे थे। यूचिरो को इस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वैम्पायर्स उसे उठाकर नीचे फेंकने लगते हैं। मिखेला उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो छोटा था इसलिए कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे वैम्पायर प्रिंस भी आ जाता है, जिसका नाम फेरेड है। वो मिखेला को बहुत पसंद करता है, मतलब उसका ब्लड उसे काफी पसंद था। इसी वजह से वो मिखेला को अपने मैंशन में बुलाने आया था। इसके लिए मिखेला तैयार था, लेकिन इसके बदले वो यूचिरो को माफ करने को कहता है, इसीलिए यूचिरो को माफ कर दिया गया था। साथ ही रात को उन्हें काफी अच्छा खाना भी दिया गया। यूचिरो जानता था कि मिखेला ने इसके लिए अपना काफी सारा ब्लड सैक्रिफाइस किया है। अब रात के टाइम पे जब मिखेला वापस आता है तो यूचिरो उससे यही बात कर रहा था, पर मिखेला उसे बताता है कि वो वहाँ पे सिर्फ इसीलिए नहीं गया था कि वो यूचिरो को बचाना चाहता था, बल्कि उसके वहाँ पे जाने के और भी कई कारण है। उसे वहाँ पर अभी एक गन मिली है और साथ ही साथ एक मैप भी, जो कि यहाँ से बाहर निकलने का है। वो सभी को जगाते हैं और निकलने का प्लान बनाते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो वो बिल्कुल छुप कर निकल रहे थे। उन्हें पहले तो आसपास के रास्ते पता थे, पर जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई आइडिया नहीं था कि उन्हें करना क्या है। अब उसी दौरान उनकी मुलाकात प्रिंस फेरेड से होती है। वो बताता है कि ये सब उसकी चाल थी। वो सिर्फ उन्हें एक होप देना चाहता था कि वो सब यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन ये सब सच नहीं है। उसे बस इन बच्चों को परेशान करने में मजा आता था। अब वो एक छोटी बच्ची को उठाता है और उसका ब्लड पीते हुए उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मर नहीं जाती। ये देख के यूचिरो को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत अपनी गन निकालकर उस पे गोली चलाता है, लेकिन फेरेड उसकी गोली से बच गया था और इसके बाद वो बाकी सबको भी मारने लगता है। आखिर में अकाने बचती है, जिसे यूचिरो पसंद करता था, लेकिन फेरेड उसे भी मार डालता है। यहाँ पर मिखेला तुरंत ही यूचिरो के हाथ से गन लेते हुए फेरेड पर हमला कर रहा था, लेकिन फेरेड ने उसे भी मार के नीचे फेंक दिया था। उसी दौरान यूचिरो आगे बढ़ता है और मिखेला के हाथों से गन छीनते हुए दूसरी डायरेक्शन से फेरेड के सर पे गोली मार के उसे जान से मार डालता है। वैसे अभी मिखेला पूरी तरह से मरा नहीं था, इसी वजह से यूचिरो उसे भी अपने साथ ले जाने वाला था, पर मिखेला कहता है कि नहीं, वो उसके प्लान को खराब कर देगा। अगर वो उसे साथ ले गया तो वो लोग रास्ते में ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब मिखेला चल नहीं सकता था। यूचिरो को उसकी बात माननी पड़ती है और इसके बाद अब वो भागता है। जब वो बाहर के रास्ते पर गिर चुका था तो वहाँ से वो अचानक से नीचे की तरफ गिर जाता है, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात 3 लोगों से होती है। वो जो सामने था वो कहता है, लगता है तुम उन लोगों से बचकर आ गए हो। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम उनमें से कई लोगों को मार सकते हैं। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और इसके बाद वो कहता है कि वो उन सभी वैम्पायर्स को खत्म कर देगा, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कुछ साल बीत चुके थे। यूचिरो उस आदमी के ग्रुप में ज्वाइन हो चुका है और अब वो एक हंटर बन चुका था और उसकी फाइट अभी एक मॉन्स्टर के साथ चल रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद हम उसे एक स्कूल में देखते हैं। अभी उसे रूल तोड़ने के लिए सजा मिली हुई थी। ये स्कूल हंटर्स के लिए बनाया गया है। अगर वो रूल्स तोड़ते हैं तो उन्हें यहाँ पर आना पड़ता है। यूचिरो यहाँ पर भी मस्ती कर रहा था, जिस वजह से सर कहते हैं कि वो उसे सस्पेंड कर देंगे और यूचिरो तो यही चाहता था, क्योंकि बाहर जाकर वो मॉन्स्टर से लड़ सकता है। तभी पीछे की सीट पर बैठी एक लड़की शियोना उससे कहती है कि उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सस्पेंड का मतलब ये
है कि उसे और भी ज्यादा देर तक यहाँ पे रुकना होगा। वैसे यूचिरो को जो सस्पेंशन मिला है उसे दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे यहाँ पर किसी एक से दोस्ती करनी है। अब यहाँ हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूचिरो की मुलाकात उन 3 लोगों से होती है। वो जो पहले वाला लड़का था वो बताता है कि वो डीमन आर्मी में हेड है और उनका काम इन वैम्पायर्स को खत्म करना है। उसका नाम गुरन था। उसने यूचिरो को ऑफर किया था कि वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है, जिसके बाद यूचिरो ने उनके साथ हाथ मिला लिया। अब करंट टाइम में यूचिरो सोच रहा था कि गुरन बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसने तब मुझे ज्वाइन तो करवा लिया, लेकिन अब मैं यहाँ पे स्कूल में बैठा हुआ हूँ और मैंने तो अभी तक किसी वैम्पायर को भी नहीं मारा। तभी शियोना उसे कहती है कि अगर उसे सस्पेंशन से बाहर निकलना है तो उसे ना चाहते हुए भी किसी के साथ दोस्ती करनी होगी। यूचिरो कहता है कि वो गुरन से बात करे और उससे कहे कि उसे वैम्पायर को खत्म करना है, ना कि दोस्ती करनी है। फिर शियोना उसे एक लेटर दिखाती है और बताती है कि ये गुरन ने उसे दिया है। अगर उसे यहाँ से निकलना है और एक वैम्पायर हंटर बनना है तो उसे दोस्ती करनी पड़ेगी। अब वो लोग वहाँ उस स्कूल से वापस लौट रहे थे क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन नीचे आते वक्त यूचिरो को उसी की क्लास का एक लड़का योइची दिखता है। उसे अभी कुछ दूसरे बच्चे परेशान कर रहे थे। वो आगे जाकर उसे बचाने वाला था, पर तभी शियोना बताती है कि वो इनसे लड़ नहीं सकता क्योंकि ये भी रूल तोड़ने जैसा ही होगा। और अब इसी वजह से यहाँ पर योचिरो की भी पिटाई हो जाती है। लेकिन बाद में वो योची को वहाँ से ले गया था। वो पूछता है कि वो लड़के तुम्हें मार क्यों रहे थे, जिस पर वो बताता है कि वो डीमन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। इसका मतलब उसे वैम्पायर से लड़ना है क्योंकि वैम्पायर्स ने उसकी बहन को मारा था और वो उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन वो कमजोर है, इसी वजह से वो लड़का उसे मार रहा था। यूचिरो कहता है कि तुम सच में कमजोर हो, लेकिन तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। उन्हें पता चलता है कि एक वैम्पायर वहाँ पे आई है। यूचिरो को एक अच्छा मौका लगता है एक वैम्पायर को खत्म करने का और इसी वजह से वो निकल पड़ता है। उसने कुछ वेपन्स छुपा रखे थे, वो वेपन्स को निकालता है और तुरंत क्लासरूम में आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो उसे वही मिलेगी। वो वैम्पायर अभी एक लड़की के ब्लड को पीने ही वाली थी और उसे जान से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी यूचिरो वहाँ पे पहुँचता है और उस लड़की को बचा लेता है। वैसे यहाँ पे वो लड़का यामाना का भी था जो अभी यूचिरो को मार रहा था। वो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। यहाँ पर यूचिरो उस वैम्पायर लड़की पे हमला करना शुरू करता है। लड़ाई के दौरान यूचिरो ने उसके हाथ को भी काट दिया था, लेकिन वो वैम्पायर लड़की फिर से अपने हाथ को जोड़ लेती है। इसके बाद फिर से उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। यूचिरो उसके ऊपर कई हमले करता है, लेकिन वो खुद को हील किए जा रही थी, उसकी एनर्जी खत्म होने वाली थी। इसी वजह से वो फिर से उस लड़की के पास आती है जिसे उसने शुरुआत में पकड़ा था। वो उसके ब्लड को पीने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे यूजी आ जाता है और उसे दूर हटा देता है। लेकिन अब वो यूजी को मारने वाली थी, पर तभी यूचिरो उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर उस वैम्पायर लड़की को काफी गुस्सा आ गया था। वो यूचिरो पे हमला करती है और उसे लेकर वहाँ खिड़की से नीचे कूद जाती है, लेकिन उसी दौरान यूचिरो ने अपनी तलवार उसे मार दी थी। पर वो बताती है कि वो इमॉर्टल है और वो कभी मर नहीं सकती। तभी वहाँ पे गुरन आता है जो कि अपनी खास तलवार से उसे मार देता है। असल में उसके पास एक स्पेशल स्वॉर्ड है जिससे वो वैम्पायर्स को खत्म कर सकता है। अब यूचिरो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे अपने साथ ले चले, तो गुरन कहता है कि नहीं, तुम्हें पहले एक दोस्त बनाना होगा। तभी वहाँ पे योइची आ जाता है जो कि छलांग लगाते हुए आ रहा था, जिसकी वजह से वो सीधा आकर योचिरो के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो गया था। तभी वहाँ पे शियोना आती है और गुरन से कहती है कि यूचिरो का दोस्त बन चुका है, इसका मतलब गुरन को अपना प्रॉमिस निभाना होगा। अब अगले सीन में हॉस्पिटल में वो बता रही थी कि यूचिरो को मून डीमन आर्मी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और साथ ही योइची भी उनके साथ आ सकता है उनका दोस्त बनकर। अब अगले दिन योचिरो वापस से स्कूल में था, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसकी उसने जान बचाई थी। वो लड़की उसे एक लेटर देने आई थी, लेकिन इससे पहले कि योचिरो उस लेटर को पढ़ता वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे शिनाओ आती है जो कि उसे चिढ़ा रही थी। योचिरो उससे कहता है कि हालांकि मैंने डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन फिर भी आखिर मैं स्कूल में क्या कर रहा हूँ। शिनाओ बताती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, तुम्हें यहाँ पे अभी वैम्पायर एग्जामिनेशन यूनिट के बारे में बताया जाएगा। वो तभी अपने हाथों से एक चाबी निकालती है जो कि एक डीमन था। वो डीमन एक वेपन में बदल जाता है। वो कहती है कि तुम्हें इस तरह का वेपन मिलेगा। योचिरो तुरंत अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार था। वो सोच रहा था कि वो उसके वेपन को छीन कर वैम्पायर से लड़ सकता है, पर शिनोआ बताती है कि वो उसके वेपन को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें खुद के वेपन्स मिलते हैं जो कि उनके ऑर्डर को फॉलो करके उनकी बात माने। लेकिन योचिरो फिर भी उससे लड़ रहा था उसकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए। पर योचिरो को पता लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसका कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता, जबकि शिनोआ अभी तक अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर भी नहीं रही थी। अब थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात उसी लड़के यामानाका से होती है। वो कहता है कि उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। वो उनसे माफी भी मांग रहा था क्योंकि असल में उसका जो तीसरा साथी था वो फॉरबिडन चेम्बर में चला गया है। शिनोवो से बताती है कि वही जगह है जहाँ पर वैम्पायर्स एक्सटरमिनेशन यूनिट के न्यू मेंबर्स की ट्रेनिंग की जाती है। हालांकि वहाँ पे डीमंस रहते हैं, इसीलिए वो जगह खतरनाक है, लेकिन यूचिरो नहीं सुनने वाला था। वो तुरंत ही वहाँ पे पहुंच जाता है। अभी शिनोआ उसे रोक रही थी और कह रही थी कि यहाँ पर जो लोग पहले से जा चुके हैं उनके पास डीमंस की पावर है,
है और सिर्फ वही लोग वहाँ पे जा सकते हैं। अगर कोई दूसरा गया तो उसके ऊपर डीमन हावी हो जाएगा, जैसा कि यामानाका के दोस्त के साथ हुआ था। लेकिन फिर भी यूजी उस पर हमला करता है। वो उसके वेपन को लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो वेपन एक खास वेपन है जिसके अंदर डीमन की पावर है। शिनोवा उसे ऐसा करने से मना कर रही थी क्योंकि इससे यूचिरो डीमन के कब्जे में आ जाएगा, पर वो उसकी बात नहीं मानता और तुरंत ही वहाँ पे जाता है और फाइट करते हुए उसकी एक्स को ले लेता है। लेकिन इसी दौरान वो पास्ट में आ चुका था जहाँ उसके ऑर्फनेज के सारे दोस्त थे। अभी मीका उससे कह रहा था कि वो उसे ऐसी पावर देगा जिसके बाद वो हर वैम्पायर को मार पाएगा, लेकिन यूचिरो जानता था कि ये डीमन है, जिसकी वजह से यूचिरो उस ड्रीम को तोड़ देता है और वापस जाग जाता है। ये देख के शिनोआ और यूजी दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि यूचिरो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यूचिरो पूछता है कि क्या वो उस वेपन को रख ले, लेकिन शिनोआ कहते हैं कि उन्हें वेपन्स गुरन साइन करके देता है। लेकिन क्योंकि यूचिरो ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, इसी वजह से वो फॉरबिडन चेम्बर में आके ट्रेनिंग जरूर कर सकता है। इसके बाद एक दूसरे शहर का सीन आता है जहाँ पर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो लोगों पर हमला कर रहा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे मिखेला पहुंचता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और हमें जानने को मिलता है कि मिखेला एक वैम्पायर बन चुका है। वहाँ पर और भी वैम्पायर्स आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर वो उन्हें अपना ब्लड दे दो। इस बात पर सभी ह्यूमंस तैयार थे। वहीं पर एक छोटी बच्ची आती है और मिखेला को अपना ब्लड ऑफर करती है। मिखेला को उसे देखकर अपना पास्ट याद आ गया था और हमें जानने को मिलता है कि जब यूचिरो उस जगह से भागा था तब वहाँ पर 3 लोग आए थे जो कि मिखेला को खत्म करने वाले थे। लेकिन उसी दौरान वहाँ पे क्वीन क्रूल भी आती है। वो वहाँ पे मिखेला को पड़ा हुआ देखती है। हालांकि मिखेला मरने वाला था, लेकिन वो कहती है कि उसे मिखेला चाहिए और इसी वजह से वो उसे अपना ब्लड दे देती है, जिसके कारण मिखेला तब से वैम्पायर बन चुका है। इसके बाद हम यूचिरो को देखते हैं। वो फिर से स्कूल आ रहा था, लेकिन उसी दौरान वो एक लड़के से टकराता है। वो लड़का इतना गुस्से वाला था कि तुरंत ही उसे पंच मार देता है। हालांकि वो उसे जवाब नहीं देता। बाद में योइची और शिनोआ उससे पूछते हैं कि उसके चेहरे पे चोट कैसे लगी, लेकिन वो बताता है कि उसकी फाइट हुई थी। इसके बाद वो अपनी क्लास में पहुंचता है जो कि अभी गुरन लेने वाला था। यहाँ पर पहले तो वो एक स्पीच देता है और उसके बाद अपनी सीट पे जाता है, लेकिन वहाँ उस सीट पर वही लड़का बैठा हुआ था जिसने यूचिरो को मारा था और अब यूचिरो को भी गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से दोनों में फाइट हो जाती है, लेकिन गुरन उन दोनों को ही पीटते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है और कहता है कि उन्हें क्लास में लड़ना नहीं चाहिए। अब बाद में उनकी मुलाकात एक नई इंस्ट्रक्टर से होती है जो कि उनका एक टेस्ट ले रही थी, जिसमें उन्हें 2 लोगों की टीम बनाकर कुछ रोबोटिक टाइप मॉन्स्टर से लड़ना है। यहाँ पर सभी की टीम बन जाती है, लेकिन यूचिरो को कोई भी नहीं मिला था और आखिर में सिर्फ किमिजुकी ही बचा हुआ था। इसी वजह से उसे उसी के साथ टीम बनानी पड़ती है। अब फाइट के दौरान अचानक से किमिजुकी को पता लगता है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ही खराब हो रखी है, जो कि अभी हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन वो फाइट पर ध्यान दे रहा था। यूचिरो कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें अभी वहाँ जाना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पे पहुंच चुका था। डॉक्टर बताते हैं कि अभी उसकी सिस्टर ठीक है, लेकिन वो वायरस उसकी बॉडी पर हावी हो रहा है। अब बाद में यूचिरो और किमिजुकी दोनों ही इस बारे में बात कर रहे थे क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे और इसी वजह से वो लोग दूर भी नहीं जा सकते थे। आज का पूरा दिन उन्हें इसी तरह हाथ बांध के रहना होगा। इसी वजह से उनकी दोस्ती भी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब यूचिरो के हाथ खुल चुके थे तो वो वहाँ पे आकर गुरन पे हमला कर देता है और उससे डिमांड करता है कि उसे एक वेपन चाहिए जो कि वैम्पायर को खत्म कर पाए। गुरन उससे कहता है कि ठीक है, वो उसे वेपन दे देगा, लेकिन अगले ही अटैक में उसने यूचिरो को बेहोश कर दिया था। यूचिरो जब वापस लौटता है तो उसे लगता है कि गुरन उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन शिनोआ बताती है कि गुरन कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ता। अगले दिन जब गुरन उनकी क्लास में आता है तो योइची वेपन की डिमांड करता है, साथ में किमिजुकी भी अपने लिए एक वेपन मांगता है। पर उसी टाइम गुरन उन दोनों को मारते हुए कहता है कि पहले उन्हें अपने गुस्से पे काम करना चाहिए। फिर वो इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या उनके हिसाब से कोई ऐसा है जिसे इस वेपन के टेस्ट के लिए चुना जा सके, तो वो बताती है कि योइची को चुना जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर डीमन स्पिरिट की एनर्जी का कोई भी असर नहीं होता। उसका टेस्ट लेने के लिए गुरन ने अपनी तलवार नीचे लगा दी थी, जिससे सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही बच्चे खड़े हुए थे, जिनमें से एक योइची भी था। अब उन सभी को एक टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। रास्ते में गुरन ये बात जानता था कि योइची सच में कमजोर है क्योंकि उसे लड़ने में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो डरता भी है, और इसीलिए एक डीमन को अपने वश में कर लेना उसके लिए अच्छा होगा क्योंकि अगर कभी वैम्पायर से उसकी फाइट होती है तो वो उसके लिए फायदेमंद रहेगा। अब वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो टेस्ट देना था। उस जगह पे काफी सारे डीमंस के हेड लगे हुए थे। गुरन उन्हें सबसे पहले वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने गलती करी तो वो डीमन के वश में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब वो लोग टेस्ट दे रहे थे तो हम सबसे पहले योचिरो को देखते हैं। वो डीमन के सामने था। वो डीमन उससे कह रही थी कि वो उसे अपनी पावर दे सकती है, लेकिन इसके लिए यूचिरो को उसके वश में आना होगा, पर वो इसके लिए तुरंत मना कर देता है। अब वो डीमन उसे बांध कर उसके दोस्तों की इमेज दिखाती है जो उससे कह रहे थे कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे डीमन की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन यूचिरो इस ड्रीम को तोड़ने में कामयाब रहता है। उसके बाद उसकी मुलाकात उसी डीमन से होती है जिसका नाम असुरा मारू है। वो कहती है कि इतनी बात करने के बाद मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर, तुम जब भी किसी वैम्पायर को
देखोगे तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पर इस बात से यूचिरो को कोई भी तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि इस दुनिया से सारे वैम्पायर मारे जाएं। वो कहती है ठीक है, लेकिन जब भी तुम किसी वैम्पायर को मारने में नाकाम रहोगे तब मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लूंगी। यूचिरो शर्त के लिए मान जाता है। अब इसके बाद वो वापस से जाग गया था। उसकी मुलाकात किमिजुकी से होती है, जो कि पहले ही अपनी डीमन स्पिरिट को वश में कर चुका था। फिर हम योइची का सपना देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी बहन से होती है और असल में वो डीमन थी। वो उसे बता रही थी कि योइची कितना कमजोर है और वो खुद से कभी भी उन वैम्पायर्स को नहीं मार पाएगा जिसने उसकी बहन को मारा है, और इसीलिए अगर वो चाहे तो ये डीमन उसकी मदद कर सकती है। यूचिरो डरा हुआ था, इसलिए वो हाँ कर देता है, जिस वजह से उस डीमन का उसकी बॉडी पे कब्जा हो गया था। जब योइची जागता है तो वो डीमन उस पर हावी थी और यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से गुरन कहता है कि हमें योइची को खत्म करना होगा। योइची उनके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन यूचिरो और किमिजुकी किसी तरह से उसके अटैक्स को रोक लेते हैं। वो उसके दोस्त हैं, इसी वजह से वो उसे मारना नहीं चाहते थे। लड़ाई के दौरान यूचिरो अपनी तलवार अलग फेंक देता है, लेकिन अभी योइची ने अपना स्पेशल वेपन उसी की तरफ तान रखा था। लेकिन यूचिरो के कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपनी जगह से नहीं हटता और अचानक से योइची भी अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वो तुरंत यूचिरो के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। तभी गुरन वहाँ पे आके यूचिरो के लात मारता है और कहता है कि तुम्हें अपनी वेपन इस तरह से नहीं फेंकनी चाहिए। साथ ही वो योइची से भी कहता है कि उसे भी थोड़ा ताकतवर बनना होगा, क्योंकि इस तरह से वो किसी भी वैम्पायर से नहीं लड़ सकता। वैसे गुरन को यूचिरो के ड्रीम के बारे में भी पता था, इसी वजह से वो उसे उठाता है और उससे कहता है कि उसे अब अपने पुराने दोस्तों को भूलना होगा, क्योंकि अब ये नए दोस्त ही उसकी फैमिली है। अब हमें ये जानने को मिलता है कि पास ही की एक सिटी में वैम्पायर्स दिखे हैं, इसी वजह से वो लोग वहाँ पे जा रहे थे अपना मिशन पूरा करने के लिए। वो अगले ही दिन ट्रेन से जा रहे होते हैं। यूचिरो शिनुआ से पूछता है कि वो हमेशा उसका पीछा क्यों करती है, तो वो बताती है कि उसे असाइन किया गया है उस पर नजर रखने के लिए, जिससे यूचिरो कोई भी गलती ना करे, क्योंकि उसके अंदर वैम्पायर्स को मारने का पागलपन है। इसके बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बुलाया गया था। वहाँ पर उनकी मुलाकात किमिजुकी और यूजी से होती है। उसी दौरान वहाँ पे एक और लड़की मित्सुबा आती है और ये लड़की भी अब उन्हीं की टीम में रहेगी। लेकिन जब मित्सुबा को पता लगता है कि शिनुआ को लीडर बना दिया गया है तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अभी उससे लड़ रही थी उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए। तभी गुरन वहाँ पे आके उन दोनों को रोकता है और दोनों को ही वार्न करता है कि अगर ये गलती उन्होंने दोबारा करी तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। अब इसके बाद गुरन सभी को मित्सुबा से इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि हमेशा जो वैम्पायर हंटिंग की टीम रहती है उसमें 5 मेंबर को ऐड किया जाता है, जिससे वो टीम वर्क के थ्रू वैम्पायर को खत्म कर सके और इनके किसी भी मेंबर को नुकसान न हो। हालांकि यूचिरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये कह रहा था कि जल्दी से जल्दी उन्हें वैम्पायर दिखे ताकि वो लोग उन्हें खत्म कर सके। तभी मित्सुबा उस पर हमला कर देती है, लेकिन यूचिरो ने उसके पैरों को पकड़ लिया था। वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर वो कहती है कि वो बस उसके रिफ्लेक्स चेक करना चाहती थी। फिर गुरन उन्हें बताता है कि सीधे ही किसी वैम्पायर को खत्म करना एक बेवकूफी होगी, क्योंकि यहाँ पर वो ह्यूमन सर्वेंट्स को बचाने के लिए आए हैं, ना कि वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब तक जरूरत नहीं है उन्हें छुप कर ही रहना होगा। अब इसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ गए थे और कुछ ही देर बाद वो वैम्पायर्स की टेरिटरी में भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मित्सुबा सभी से कह रही थी कि उन्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे वैम्पायर्स कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। और इतने में ही यूचिरो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को नोटिस करता है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। वो उसे बचाने वाला था, लेकिन मित्सुबा उसे रोकती है और कहती है कि शायद ये वैम्पायर की चाल हो सकती है। लेकिन यूचिरो थोड़ी देर तो देखता है, लेकिन जब वो लड़की काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थी तो वो खुद को रोक नहीं पाता और वहाँ से उसे बचाने के लिए भागता है। वो मॉन्स्टर जब हमला करता है तो उसी दौरान यूचिरो ने वहाँ पर आकर उसका हाथ काट दिया, लेकिन अब वो मॉन्स्टर यूचिरो को अपना टारगेट बनाने वाला था। पर इतने में ही मित्सुबा वहाँ पे आकर उस मॉन्स्टर को काट देती है और उन्होंने उस लड़की को बचा लिया था। लेकिन मित्सुबा सही कह रही थी, ये वैम्पायर्स की ही एक चाल थी। वो अभी उन पर नजर रखे हुए थे। फिर वो अचानक से ही उन पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर टोटल 3 वैम्पायर्स थे। उनसे लड़ते हुए यूचिरो सेराफ पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसकी हाफ बॉडी पे अचानक से कुछ निशान पड़ने स्टार्ट हो गए थे और अब वो पहले वाला मॉन्स्टर भी इन पर हमला कर रहा था। लेकिन वो टीम वर्क से काम लेते हैं और बहुत जल्दी ही उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। और यहाँ पर यूचिरो ने भी वैम्पायर को रोक रखा था। वो उन पर हमला करके उन्हें खत्म करने ही वाला था, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। यूचिरो उठ के पीछे जाने वाला था, लेकिन इतने में ही शिनुआ कहती है कि हम वैम्पायर्स की टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं और वो लोग जल्दी ही अपने बाकी साथियों को भी बुला लेंगे। इसी वजह से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब उन्होंने जो बेस कैंप चुना था वो वहाँ पे वापस आ गए थे। वहाँ पर वो लड़की अभी यूचिरो को थैंक्स बोल रही थी। तभी मित्सुबा उसे कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, अब वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन मित्सुबा यूचिरो के ऊपर चिल्ला भी रही थी क्योंकि उसने उनकी जान को खतरे में डाला। लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा ना करते तो उस बच्चे की जान नहीं बच पाती। इसी वजह से मित्सुबा उसे माफ भी कर देती है। बाद में वो बच्ची बताती है कि वो जो वैम्पायर्स का हाइड आउट है वो एक पुराना ट्रेन स्टेशन है। अब अगले ही दिन वो लोग उस जगह
पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद जब वो अंदर आ रहे थे तो वो थोड़ा सतर्क थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें काफी सारे वैम्पायर्स मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें कुछ ह्यूमन चिल्ड्रन मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा कमजोर थे, क्योंकि उनकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकाल लिया गया था। यहाँ पर कोई वैम्पायर भी नहीं था। इसका मतलब अगर ये लोग चाहें तो यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं भाग रहे थे। इसकी वजह ये थी क्योंकि वैम्पायर्स ने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो उन्हें अपना ब्लड देंगे तो वैम्पायर्स उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और इसी वजह से कुछ ह्यूमंस तो इसके लिए खुद भी राजी हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक वैम्पायर दिखता है। मित्सुबा कहती है कि सभी तैयार हो जाओ, लेकिन उनके इतना कहने से पहले यूजिरो अपनी तलवार लेके आगे बढ़ चुका था और वो एक ही अटैक के साथ उस वैम्पायर को खत्म कर देता है। मित्सुबा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यूजिरो को ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तभी यूजिरो उसे अपनी तरफ खींचता है। उसके पीछे एक और वैम्पायर था, वो उस पर भी हमला करते हुए उसे बीच में से काट देता है। लेकिन अब वहाँ पे वैम्पायर्स का एक ग्रुप आ गया था और उसके साथ साथ यहाँ पर 3 और वैम्पायर पीछे की तरफ से आ जाते हैं जो कि छुपे हुए थे। उन्हें ये पता लगता है कि शायद उस लड़की ने उनसे झूठ कहा था। वो वैम्पायर्स बताते हैं कि ये उनकी चाल थी, उन्होंने जानबूझ के उस लड़की को इनके साथ भेजा और अगर वो सच कह देती तो उसकी पूरी फैमिली मारी जाती। इसी वजह से उसने झूठ कहा। अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई थी। उन वैम्पायर्स का जो लीडर था वो भी मित्सुबा को गले से पकड़ लेता है, लेकिन ये लोग फिर भी लड़ते जा रहे थे। वो सभी लोग मिलकर काम करते हैं और उन वैम्पायर्स को बहुत ही जल्दी हरा देते हैं। साथ ही यूचिरो ने हमला करते हुए उस लीडर को भी मार दिया था। हालांकि पूरे वैम्पायर्स अभी मारे नहीं गए थे, लेकिन मित्सुबा बच चुकी थी। अभी बहुत सारे वैम्पायर्स उन्हें घेरे हुए थे और यहाँ पर एक राउंड और फाइट होती है, पर फिर हम देखते हैं कि शाम तक उन्होंने सभी को मारकर उन सभी बच्चों को बचा लिया है। वो उन सभी को वापस कैंपस लेके आते हैं, जहाँ पर वो छोटी बच्ची जिसने झूठ कहा था वो यूचिरो से माफी मांग रही थी, लेकिन यूचिरो से कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने ये सब अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया। अब वो यहाँ से चली जाती है। तभी मित्सुबा वहाँ पर आकर यूचिरो को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अभी किमिजुकी एक कार के वायर को जोड़ रहा था। ये कार वहाँ पे ऐसे ही पड़ी हुई थी और किस्मत से वो चालू भी हो जाती है। यूचिरो पूछता है कि क्या तुम इसे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन किमिजुकी बताता है कि उसे ड्राइव करना नहीं आता, इसीलिए अब यूचिरो ही ड्राइविंग सीख रहा है। जिस दौरान वो कई बार कार को ठोकता है, लेकिन फिर भी उसने इतनी ड्राइविंग तो सीख ली थी कि वो एक कैंपस से दूसरे कैंप तक जा सके। इसलिए वो सभी लोग उस कार के अंदर बैठ के जा रहे थे। उसी दौरान उनके सामने एक वैम्पायर आ जाता है। यूचिरो नोटिस करता है कि ये बहुत ही हाई रैंक का वैम्पायर था और वो गाड़ी भी नहीं रुक रही थी, इसीलिए वो सभी लोग गाड़ी से कूद जाते हैं और वो वैम्पायर उस गाड़ी को अपने एक हाथ से रोक लेता है और उन्हीं की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी, पर उससे किसी को चोट नहीं लगी थी। लेकिन फिर अचानक से वो वैम्पायर हमला करना शुरू कर देता है और किसी तरह से यूचिरो उसकी तलवार पर हमला करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। ये लोग सोच रहे थे कि शायद ये लोग मिलकर उसे हरा देंगे, लेकिन इतने में ही वहाँ पे 2 और वैम्पायर आ जाते हैं। यहाँ पर यूचिरो कह रहा था कि हम उन तीनों को नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन शिनोआ कहती है कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो हम वैसे भी मारे जाएंगे, इसीलिए हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ना होगा। वहाँ पर जो नए वैम्पायर्स आए थे उनमें से एक लड़की उस पहले वाले वैम्पायर से कहती है कि फेरिड उन्हें बुला रहा है, इसलिए हमें अभी जाना होगा। वो वैम्पायर तुरंत ही यूचिरो के पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि ये फाइट हम किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे, और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। शिनोआ खुश थी क्योंकि वो लोग हाई रैंक के वैम्पायर्स को नहीं हरा सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई। पर यूचिरो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो हाई रैंक वैम्पायर्स सिर्फ उनके साथ खेल रहे थे और वो गुस्सा इस बात से था कि वो वैम्पायर से काफी ज्यादा कमजोर है। तभी शिनोआ कहती है कि अगर उसे ताकतवर बनना है तो वो मैजिकल कर सीख सकता है। ये कई तरह की टेक्निक्स होती है, लेकिन ये इतनी खतरनाक होती है कि सामने वाला अपने दिमाग पर से काबू हटा देगा, तब वो सिर्फ अटैक करेगा और इससे उसकी टीम को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए शिनोआ कहती है कि अभी उसे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब इसके बाद वो लोग अपनी फैसिलिटी जहाँ पर वो लोग रुक रहे थे वहीं पे चले आए थे, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि अभी कुछ हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं जो कि अननोन थे। इसी वजह से वो लोग उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन पर हमला करने के बाद उन्होंने लगभग सारे हेलीकॉप्टर्स को गिरा दिया था, लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर्स उन्हें डॉज भी कर रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा सा प्लेन आकर वहाँ पे टकराता है। उस प्लेन के अंदर से 2 वैम्पायर्स निकलते हैं जो कि आसपास देखकर कहते हैं कि सब कुछ सही है, इसीलिए उनमें से बाकी वैम्पायर्स भी निकलने लगे थे। जब यूचिरो और उसका ग्रुप यहाँ पे पहुँचता है तो वो समझ जाते हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ है, इसीलिए ये भी उनकी मदद करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा वैम्पायर्स थे, इसी वजह से उनसे लड़ना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब वहाँ पर एक रीइंफोर्समेंट टीम पहुँचती है और वो भी लड़ने लगती है। अभी वो जो हेलीकॉप्टर्स इनके अटैक से बच गए थे वो भी यहाँ पर हमला कर रहे थे, लेकिन योइची अपने स्पेशल वेपन से उनके ऊपर हमला करता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। लेकिन इसी दौरान एक वैम्पायर उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन शिनोआ वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। अब योइची फिर से फायरिंग करके उस हेलीकॉप्टर को भी नीचे गिरा देता है। अब इसी तरह टीम वर्क से लड़ने के बाद कुछ ही देर में वहाँ के सारे वैम्पायर्स को मार दिया गया था। इन्हें सभी सोल्जर थैंक यू कहते हैं और बाद में जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे इन्हें बताया
बताया जाता है कि इन्हें वेस्ट फैक्ट्री में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर भी इनकी मदद की जरूरत है। इसके बाद हम ईस्ट फैक्ट्री में आते हैं जहाँ पर हम गुरन को देखते हैं। वो अभी वहाँ से कुछ ही दूर फेरिड पर नजर रखे हुए था। वहीं पर मीका भी था और वो लोग अभी अपनी वैम्पायर आर्मी के साथ थे और इसी तरफ हमला करने का प्लान बना रहे थे। अब गुरन के पास एक लड़की आ रही थी पर तभी एक वैम्पायर उसके ऊपर हमला कर देता है। पर उसी दौरान एक और लड़की आती है जो कि डीमन आर्मी की एक हाई रैंक की मेंबर थी। वो यहाँ पर उस वैम्पायर को काफी आसानी से खत्म कर देती है। उसका नाम मीटो है। साथ ही अब यहाँ पर उनके बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। इसके बाद गुरन उनसे कहता है कि हमें फेरिड को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो हमारी फैक्ट्री में एंटर करें। दूसरी तरफ वहाँ फेरिड मीका से कह रहा था कि अगर उसके सामने यूजिरो आ गया तो क्या वो उसे खत्म कर पाएगा। इस पर मीका कुछ नहीं कहता और इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हम 4 साल पहले उसी टाइम का सीन देखते हैं जब क्वीन क्रूल ने मीका को बचाया था। वो मीका को बताती है कि अगर वो ह्यूमंस का ब्लड नहीं पिएगा तो वो मारा जाएगा क्योंकि वैम्पायर्स को ऐसा ही करना पड़ता है और अगर उसने एक बार वो ब्लड पी लिया तो इससे वो इमॉर्टल हो सकता है। लेकिन मीका मॉन्स्टर नहीं था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। क्वीन क्रूल वहाँ पे नीचे आती है और अपने हाथ से अपना ब्लड एक ग्लास में निकालते हुए उसे देती है, लेकिन मीका ने तुरंत ही उसे दूर फेंक दिया था। क्रूल कहती है ठीक है तो फिर अगर तुम्हें मरना ही है तो तुम मर सकते हो और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मीका उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ से ब्लड पीने लगता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे यूचिरो और उसका पूरा ग्रुप अभी दूसरी फैसिलिटी में जा रहे थे एक बैकअप के तौर पे। उसी दौरान शिनोआ सभी को कुछ गोलियां दिखाती है जो गोली खाने के बाद उनकी पावर्स बढ़ जाएगी। इससे वो लोग हाई रैंक वैम्पायर से भी लड़ सकते हैं क्योंकि एक गोली खाने से उनकी पावर दुगनी हो जाएगी और 2 गोली खाने से उनकी पावर 3 गुना बढ़ जाएगी। यूजिरो कहता है कि ये तो कमाल की बात है, अगर हम लोग 10 गोली एक साथ खा लें तो फिर क्या होगा। जिस पर शिमिजुकी कहता है कि तुम मारे जाओगे, तुम्हारे सारे ऑर्गन्स ब्लास्ट हो जाएंगे क्योंकि ये तुम्हारे डीमन को एनर्जी देती है। हालांकि सिर्फ 2 गोली खाने पर भी तुम्हें काफी सारी कैजुअलिटी झेलनी पड़ेगी। फिर वो कहता है कि ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने पहले भी एक हाई रैंक के वैम्पायर से फाइट की थी। जिस पर शियोना कहती है कि उसे इस चीज का मौका ही नहीं मिला क्योंकि एक गोली सिर्फ 15 मिनट के लिए काम करती है और इसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि इस गोली की पावर को एक्टिवेट होने के लिए 10 सेकंड लगते हैं, इसीलिए उस वक्त लड़ते हुए उनके पास 10 सेकंड के लिए रुकने का और गोली खाने का टाइम नहीं था। अब अचानक उनके ट्रक के ऊपर हमला होना शुरू हो गया था और ये हमला एक हेलीकॉप्टर से हुआ था। वो जल्दी से बाहर निकलते हैं। यूचिरो नोटिस करता है कि जो ट्रक का ड्राइवर है वो बेहोश हो चुका है। वो उसे बचा रहा था लेकिन इतने में ही हेलीकॉप्टर उस पर भी फायरिंग शुरू कर देता है। ये लोग अपने वेपन्स आगे करके उनकी गोलियों को रोकते हैं। इस तरफ योइची उस हेलीकॉप्टर पे फायरिंग करना शुरू कर देता है जिससे वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इतने में उसने एक मिसाइल को लॉन्च कर दिया था जो कि सीधा उस ट्रक पर आकर गिरती है और वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से नीचे जो जगह थी वो टूट जाती है और वो लोग एक अंडरग्राउंड जगह में आके कैद हो जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि उनके बीच पत्थरों की एक दीवार बन चुकी है। उनकी आधी टीम एक तरफ है और आधी टीम दूसरी तरफ। यूचिरो के साथ अभी भी वो ड्राइवर था, इस वजह से वो उसे सेफ जगह पे ले जा रहा था ताकि उसका इलाज हो सके। वो दोनों टीम एक दूसरे को बाय करते हैं और सेफ रहने को कहते हैं। दूसरी तरफ हम मीका को देखते हैं जिसके सामने अभी गुरन खड़ा हुआ था। तभी मीका के जो साथी वैम्पायर्स हैं और फेरिड वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरन के भी साथी पहुंच चुके थे और वो दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। फिर हमारा सीन स्पेशल कैंप फैक्ट्री में आता है जहाँ पर सभी का इलाज किया जा रहा था। जब वो उसे वहाँ पे छोड़कर जा रहे थे तो शिनोआ कहती है कि इस फैसिलिटी में हमारी जरूरत है। वहाँ पर गुरन एक काफी बड़ी फोर्स के साथ फाइट कर रहा है। यूचिरो कहता है ठीक है हम वहीं जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें हमारी टीम को वापस से ज्वाइन करना होगा। लेकिन तभी उन्हें कुछ सोल्जर से ये जानने को मिलता है कि पास ही के डिस्ट्रिक्ट में यूचिरो की टीम अभी वैम्पायर से फाइट कर रही है और वहाँ पर एक काफी अच्छी खासी आर्मी है, जबकि यूचिरो की टीम के वहाँ पे सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। उन्हें बहुत खतरा था, इसी वजह से यूचिरो वहाँ जाने लगता है। शिनोआ कहती है कि हमारी जरूरत वहाँ नहीं बल्कि ईस्ट फैसिलिटी में है, लेकिन वो मना करता है और इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। अब दूसरी तरफ हम यूचिरो के दोस्तों को देखते हैं जो कि अभी भी वैम्पायर से लड़ रहे थे। उन्होंने काफी सारे वैम्पायर्स को खत्म भी कर दिया था, लेकिन अब वो थकने लगे थे। तभी वहाँ पर यूचिरो और शिनोआ आके उन्हें बचा लेते हैं। अब किमिजुकी कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ईस्ट फैसिलिटी में जाना चाहिए था। लेकिन यूचिरो कहता है कि जब उसे पता लगा कि तुम लोग खतरे में हो तो वो खुद को रोक ही नहीं पाया। इसके बाद वो मिलकर ईस्ट फैसिलिटी की तरफ निकल चुके थे। अब हम ईस्ट फैसिलिटी में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि गुरन की फोर्स और फेरिड की फोर्स दोनों की आपस में फाइट चल रही है, लेकिन वैम्पायर्स काफी ज्यादा हैं, इसी वजह से वो उनके ऊपर हावी पड़ रहे हैं। फिर गुरन यूरी के पास आता है। यूरी उससे कहती है कि इन वैम्पायर्स को हम संभाल लेंगे, तब तक तुम फेरिड को खत्म करो। अगर वो मारा गया तो इनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। वहाँ फेरिड भी मीका से कहता है कि वो जाकर गुरन पर हमला करे और बाकी सबको बाकी वैम्पायर्स देख लेंगे। अब इसके बाद मीका और गुरन की फाइट होने लगती है। ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी। इसी दौरान गुरन कुछ टेलिस्मैन का इस्तेमाल करता है और उसने एक टेलिस्मैन मीका के सर पर भी लगा दिया था, जिसके बाद मीका अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक
अचानक से उसे कैद कर लिया जाता है और वहाँ पर एक धमाका होता है। लेकिन उस धमाके के बाद भी किसी तरह मीका ने सरवाइव कर लिया था, लेकिन ये उनकी चाल थी क्योंकि वो उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। वो उसे लगभग कैद कर लेते हैं, पर तभी वहाँ पे गुरन आता है जो कि उस पर हमला करके उसे बेहोश करने वाला था। पर इतने में ही फेरिड वहाँ पर आकर मीका को बचा लेता है और गुरन को पंच करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। अब गुरन की हालत काफी ज्यादा खराब थी और अब वो एक पिल खाने वाला था। यूरी कहती है कि ऐसा मत करो क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है और ये काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन गुरन कहता है कि अगर मैंने ये पिल नहीं खाई तो हम लोग वैसे भी मारे जाएंगे। अभी वो पिल खाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही मीका उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके सामने तलवार रखकर उसे तलवार मार देता है। साथ ही वो उसे पूरी तरह से खत्म करने वाला था, लेकिन इतने में ही यूचिरो और उसकी टीम वहाँ पे पहुंच जाते हैं। जब यूचिरो गुरन को बचाने के लिए आता है तो मीका ने यूचिरो को देख के उसे पहचान लिया था। मीका वहाँ से हिला भी नहीं था। इतने में ही यूचिरो ने उसे तलवार मार दी थी। गुरन कहता है कि अपनी तलवार का कर्स पावर एक्टिवेट करो, इससे मीका पूरी तरह से मारा जाता। लेकिन इसी दौरान यूचिरो ने भी मीका को पहचान लिया था और इसीलिए वो ऐसा करने में नाकाम रहता है। मीका वहाँ से दूर हटकर बच गया था, लेकिन गुरन यूचिरो को मारता है और कहता है कि आखिर उसने अपनी कर्स पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लेकिन यूचिरो अभी भी मीका को देख के हैरान था और कहीं खोया हुआ था। तभी गुरन को खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलता है। यूचिरो उसे देख के पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन गुरन उसे फिर से पंच करता है और कहता है कि उसे अपने सपने से बाहर आना होगा। तभी यूचिरो के दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो वो बताता है कि मीका असल में उसके बचपन का दोस्त है, इसी वजह से वो उसे मार नहीं पाया। अभी मीका और यूचिरो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे फेरिड आता है और मीका से कहता है कि ये इंसान तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम यूचिरो को मार दो। लेकिन इस चीज से मीका को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही फेरिड की गर्दन पकड़ लेता है। फेरिड कहता है ठीक है, हम यूचिरो को नहीं मारेंगे, मैं उसे अपने जैसा ही वैम्पायर बनाऊंगा। लेकिन मीका इस बात पर भी हाँ नहीं करता। फेरिड कहता है कि ठीक है, तुम उसके सारे दोस्तों को मार दो, हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। अब मीका ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। ये लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इतने में ही वहाँ पर और वैम्पायर का ग्रुप आ जाता है। यहाँ पर क्रोली भी था। क्रोली वही है जिसकी फाइट यूचिरो और उसके ग्रुप से हुई थी। अब यहाँ पे हाई रैंक के वैम्पायर्स को देख के गुरन भी समझ गया था कि वो इन्हें नहीं हरा सकता, इसीलिए वो यूचिरो और उसके ग्रुप को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन यूचिरो वहाँ से नहीं जाना चाहता था, पर उसके दोस्त उसे मना कर किसी तरह से ले जाने लगते हैं। उसी दौरान फेरिड दौड़ते हुए उनके सामने आ जाता है। वो कहता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन यूचिरो को अपना पुराना टाइम याद आता है और इसी वजह से वो अपनी तलवार को हवा में घुमाकर वहाँ पे फेरिड पे हमला कर देता है। लेकिन सही वक्त पर फेरिड वहाँ से हट गया था, बल्कि वो गुरन के पंच भी कर देता है और उसे वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। इधर सभी की हालत काफी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि वो वैम्पायर्स उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। इधर फेरिड भी गुरन को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी यूचिरो उसे बचाने के लिए आता है। पर उसी वक्त फेरिड वहाँ से गायब हो गया था और उसके पीछे आ गया था। तभी वहाँ पे मीका भी आ गया था, जो कि यूचिरो को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। यूचिरो उससे कह रहा था कि आखिर तुम वैम्पायर का साथ कैसे दे सकते हो, उन्होंने हमारे दोस्तों को मारा था। लेकिन इस पर मीका कहता है कि ह्यूमंस भी अच्छे नहीं है, वो भी इस धरती को खत्म करने वाले हैं, तुम्हें उन इंसानों से भी दूर जाना होगा। यूचिरो को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे अपने दोस्तों को बचाना था। वो देखता है कि सभी वैम्पायर्स उसके दोस्तों को पकड़ रहे हैं और अगर उसने बचाने में देरी करी तो उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे। यूचिरो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मीका उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यूचिरो को काफी बुरा लग रहा था। वो देखता है कि उसके दोस्त मरने ही वाले हैं। तभी वो चिल्लाता है और अचानक से उसकी एक आंख से खून निकलने लगता है। हम उसके स्पिरिट वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे असुरा मारू थी। यूचिरो पूछता है कि क्या तुम मेरी बॉडी पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही हो, जिस पर असुरा मारू कहती है कि नहीं, क्योंकि यूचिरो की बॉडी के अंदर एक और मॉन्स्टर है जो कि अब बाहर निकलने को तैयार हो रहा है। वो ये सुन के हैरान था। तभी उसके सामने काफी सारे ट्रम्पेट्स आते हैं। यूचिरो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर इतने सारे ट्रम्पेट्स क्या कर रहे हैं। पर असुरा मारू कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो मॉन्स्टर बाहर आकर ही रहेगा। अब हम उसके स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर देखते हैं। उसकी बॉडी से अचानक एक ब्लैक ऑरा निकलना शुरू हो गया था और फिर अचानक से उसकी पीठ से कुछ स्पाइक जैसी चीजें निकलनी शुरू हो गई थी। वो खतरनाक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। उसका खुद पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं था। वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रोली आ जाता है। भले ही वो एक हाई रैंक का वैम्पायर है, लेकिन फिर भी वो यूचिरो के सामने टिक नहीं पाता। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन अब यूचिरो की स्पीड के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाता और बहुत बुरी तरह से पिटता है। जब शिनोआ को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो कि यूचिरो के अटैक की वजह से हुआ था। हालांकि अभी तक यूचिरो नॉर्मल नहीं हुआ था, वो उसके सामने ही था और शिनोआ के ऊपर हमला करने वाला था। तभी उसके अटैक के सामने मीका आ जाता है, जिसकी वजह से यूचिरो की तलवार मीका को लग गई थी, लेकिन वो मरा नहीं था। लेकिन उसने शिनोआ को बचा लिया था। अब उस गड्ढे के अंदर हम गुरन को देखते हैं, जिसने फेरिड का गला पकड़कर उसे उठा रखा था। गुरन चिल्ला के यूचिरो को नॉर्मल होने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान शिनोआ
शिनोआ यूजिरो को टाइट से पकड़ लेती है ताकि उसे सब कुछ याद आ सके और वो अपने अंदर के डीमन को हरा सके। हम देखते हैं कि ये चीज काम कर गई थी। वो डार्क एनर्जी वापस से यूजिरो की बॉडी के अंदर चली जाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी फेरेड उसे ही देख रहा था, लेकिन गुरन उससे कहता है कि वो उनकी चाल में फंस गया है क्योंकि यूजिरो सिर्फ उनके डिस्ट्रैक्शन के लिए था। तभी वहाँ दूर से कुछ छुपे हुए डीमन आर्मी के मेंबर्स अपनी मिस्ट्री पावर से फेरेड और बाकी वैम्पायर्स पर हमला करते हैं। हालांकि उनमें से कुछ ने सरवाइव कर लिया था, पर तभी वहाँ पे एक और ग्रुप पहुँचता है। ये डीमन आर्मी के ही मेंबर्स हैं और इन्हें हिरागी फैमिली कहा जाता है। वहाँ जैसे उनका लीडर पहुँचता है, वो कहता है कि हमें सभी वैम्पायर्स को कैद करना है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। हम शिनोआ को देखते हैं जो कि अभी एक लैब में जा रही थी। वहाँ उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, पर वो बताती है कि वो एग्जामिनेशन यूनिट का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो उसे अंदर नहीं जाने देते। उसके बाद वो ने एक सिंबल दिखाते हुए बताती है कि वो भी हिरागी फैमिली से बिलोंग करती है। फिर उसे अंदर आने दिया जाता है। पहले तो वहाँ पे काफी सारे जेल थे जिनके अंदर वैम्पायर्स कैद हैं। इसके बाद अंदर अभी कुछ साइंटिस्ट वैम्पायर के ब्लड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं पर उसे गुरन मिलता है जिससे वो यूजिरो की कंडीशन के बारे में बात करती है, लेकिन गुरन कहता है कि वो सिर्फ एक लैब सब्जेक्ट है। उसे हमने पावर दी जिससे हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सके। अभी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब शियोना जा रही थी तो वो बताती है कि उसने जितनी पिल खाई थी उस हिसाब से उसे जल्दी होश आ जाएगा, क्योंकि इस बात को एक हफ्ता बीत चुका है। यूजिरो पूरे एक हफ्ते से बेहोश था और इसी वजह से शियोना को उसकी चिंता हो रही थी। इधर हम पहले का सीन देखते हैं। जब हिरागी फैमिली वहाँ पर पहुंची थी तब फेरेड मीका से कहता है कि हम सभी को जाना होगा, पर मीका यूजिरो के बिना नहीं जाना चाहता था। तभी फेरेड उसे गले से पकड़कर उठाता है और कहता है कि ये समय इस तरह की बातें करने का नहीं है। अब वो लोग वापस चले गए थे। अभी के टाइम में मीका भी कुछ मशीन के अंदर से बाहर निकल रहा था। वहाँ उसके साथी भी थे। वो उससे यूजिरो के बारे में पूछते हैं, लेकिन मीका उन्हें इग्नोर करता है। तभी एक साथी कहता है कि आखिर यूजिरो को तब हुआ क्या था। तभी दूसरा साथी बताता है कि उसके ऊपर किसी खास पावर का इस्तेमाल किया गया था उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वो सिर्फ उनका लैब सब्जेक्ट है। मीका ये सब सुन रहा था, लेकिन वो उसके बाद भी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी वो दूसरा वैम्पायर कहता है कि तुम काफी मिस्टीरियस हो, तुम कभी भी हमें अपनी बातें नहीं बताते। मीका कहता है कि वो बस एक मामूली सा वैम्पायर है और उन्हें इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ यूजिरो को होश आ चुका था, जिस पर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश थे। पर यूजिरो सोच रहा था कि उसे फिर से मीका से मिलना है। अब जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो वो एक लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था और वहाँ पर काफी सारी बुक्स पढ़ रहा था। तभी वहाँ पे शियोना आती है और देखती है कि यूजिरो किसी तरह की बुक पढ़ रहा है। पहले तो वो वहाँ से जा रही थी, पर फिर वो रुक कर यूजिरो से पूछती है कि आखिर वो वैम्पायर को वापस से इंसान में बदलने की बुक क्यों पढ़ रहा है। तो वो बताता है कि उसे मीका को ठीक करना है। साथ ही वो मीका के बारे में पूछता है कि क्या उसे कैद कर लिया गया था, जिस पर शियोना बताती है कि नहीं, वो अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग गया था। उसी समय एक अनाउंसमेंट होती है जो कि हिरागी फैमिली की तरफ से थी। वो लोग अभी यूजिरो को हेडक्वार्टर्स में बुला रहे थे। रास्ते में उसे गुरन मिलता है। वो उससे कहता है कि हिरागी फैमिली तुम्हें अपनी आर्मी में ज्वाइन करने को कहेगी क्योंकि उनका ग्रुप अलग है, लेकिन तुम इसके लिए मना कर देना। अब जब यूजिरो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे बाहर उसे मित्सुबा मिलती है। उसे यहाँ पे प्रमोशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन मित्सुबा खुद को प्रमोट नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि उसके हिसाब से वो इसके लायक नहीं है। पर यूजिरो से समझाता है कि नहीं, तुम इसके लायक हो और इसी वजह से तुम्हें प्रमोशन मिला है। अंदर आने के बाद यूजिरो को सामने एक वैम्पायर दिखता है जो उस पर हमला कर रहा था, पर यूजिरो उसे तुरंत खत्म कर देता है। ये हिरागी फैमिली ने किया था। यूजिरो की लॉयल्टीज की पावर देखने के लिए वो दोनों फाइट करते हैं। यहाँ पर यूजिरो को अपनी स्पेशल पावर को एक्टिवेट करने से मना कर दिया गया था। लड़ाई के दौरान यूजिरो बहुत ही जल्दी हार जाता है। हालांकि जब वो लीडर वापस लौट रहा था तब यूजिरो गुस्से में उस पे हमला करता है क्योंकि उसने उसे कमजोर कहा था। पर ये चीज उस लीडर को अच्छी लगती है। वो उसके अटैक को रोक कर अपने भाई से कहता है कि वो उससे लड़े। उसका भाई जब यूजिरो से लड़ता है तो वो भी उसे हरा देता है, लेकिन इसमें उसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अब वो भी यूजिरो को कमजोर कह रहा था। वो उससे ये भी कहता है कि आखिर गुरन ने तुम्हें वो स्पेशल वेपन यूज करना क्यों नहीं सिखाया। यूजिरो पूछता है कि आखिर उसका टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। तो इस पर वो लीडर बताता है कि उन्हें शक है कि उनके बीच में एक स्पाई है जो कि वैम्पायर के लिए काम करता है और इसी वजह से वो उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में वो यूजिरो को एक जगह पर बंद करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने किमिजुकी और योइची को पहले ही कैद करके रखा है। अगर यूजिरो ने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो वो उन्हें टॉर्चर करेंगे। वो ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए हिरागी फैमिली का लीडर कुरेटो से पूछता है कि बताओ आखिर तुम गुरन का साथ क्यों दे रहे हो जबकि तुम हमारी इतनी पावरफुल फैमिली को भी ज्वाइन कर सकते हो। यूजिरो बताता है कि जब वो वैम्पायर टेरिटरी से भागा था तब वो एक ऑर्फनेज में था, लेकिन गुरन ने उसे संभाला। तभी कुरेटो कहता है कि गुरन तो खुद ही ऑर्फनेज के बच्चों पे रिसर्च करता है जिससे उनकी हिडन एबिलिटीज का पता लगा सके। ये सुन के यूजिरो हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर कुरेटो यूजिरो से अपनी फैमिली ज्वाइन करने को कहता है, पर यूजिरो बोलता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता और अब उसके दोस्तों को आजाद कर दिया जाए क्योंकि उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसके दोस्त
दोस्त आजाद तो हो जाते हैं पर वो बेहोश हो गए थे क्योंकि वो बहुत देर से कैद है। यूजिरो ने उठाकर बाहर ला रहा था जहाँ पर उसकी मुलाकात मित्सुबा से होती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, पर वो उसे सच नहीं बताता। तभी वहाँ पर गुरन भी आता है। यूजिरो उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उसकी हिडन पावर्स को एक्टिवेट कैसे कर सकता है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसने हिरागी फैमिली को मना कर दिया है, लेकिन इसके बदले गुरन को मीका को बचाना होगा। इसके बाद हम उन वैम्पायर्स के पास आते हैं जहाँ पर हम मीका को देखते हैं जो कि काफी प्रॉब्लम में था क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद उसने कभी भी किसी इंसान का खून नहीं पिया है और वैम्पायर के लिए ये चीज बहुत जरूरी होती है। वो अभी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी सामने फेरिड एक छोटे से बच्चे को गले से उठाता है और मीका से कहता है कि वो इसका ब्लड पी सकता है। मीका तुरंत वहाँ से भागता है और फेरिड का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब फेरिड चला गया था। मीका से वैसे तो खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को संभालता है। इधर यूचिरो के पास शियोना उन सभी को बताती है कि अगर वो अपनी डीमन से मिलना चाहते हैं और उनके साथ बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अपने डीमन की ही एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को काटना होगा। तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जिसे योइची ने काफी आसानी से हरा दिया था क्योंकि उसने अपनी डीमन एबिलिटी को अनलॉक कर लिया है उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर। अब यूचिरो भी तुरंत अपनी तलवार की पावर को एक्टिवेट करता है और अपने हाथ पर कट लगा लेता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उनमें से खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो चुका था। अब सपने में वो सबसे पहले वो सीन देखता है जहाँ पे उसके फादर ही उसे मारना चाहते थे, पर वो किसी तरह उस सपने से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो असुरा मारू के सामने खड़ा था। वो उसके ऊपर हमला करने वाली थी क्योंकि यूचिरो कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं करने दूंगा। लेकिन जब वो हमला कर रही थी तो यूचिरो अपनी तलवार वहीं पे फेंक देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा भी नहीं क्योंकि मुझे तुमसे नहीं लड़ना। वो मीका को बचाने के लिए उससे हेल्प मांगता है और इसके बदले वो आसुरा मारू का दोस्त बनेगा। वो इसके लिए तैयार थी, जिसकी वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है और यूचिरो वापस से जाग गया था। उसके बाद किमिजुकी की बारी थी। वो भी अपने सपने में आता है और अपने डीमन के साथ फाइट करता है। हालांकि उसके डीमन ने उसके चेस्ट में अपनी तलवार घुसा दी थी, लेकिन फिर भी किमिजुकी हार नहीं मानता और वो फिर से तलवार उठाते हुए उस पे हमला करता है। उसने भी अपने डीमन को हरा दिया था और उसके पास भी वो स्पेशल एबिलिटीज आ चुकी थी। वो जाकर यूचिरो पे हमला कर देता है। वो कहता है कि वो यूचिरो और खुद की पावर को टेस्ट करना चाहता है। अब उनमें फाइट शुरू हो चुकी थी, जिस दौरान किमिजुकी अपनी नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। उसी तरह यूचिरो भी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा था। अब अगले दिन यूचिरो, मित्सुबा और शिनोआ ये तीनों ही गर्ल्स डॉम में आते हैं जहाँ पर शिनोआ और मित्सुबा रहती है। वहाँ पर आने के बाद वो लोग अभी बैठकर बातें कर रहे थे, जिस दौरान शिनोआ बोलती है कि आगे होने वाले वॉर में वो किसका साथ दे। या तो वो गुरन का साथ दे सकती है या फिर हिरागी फैमिली का। उन्हें किसी एक को ही चुनना होगा। गुरन इतना पावरफुल नहीं है, इसी वजह से टीम थोड़ी चिंता में थी। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूचिरो अभी शिनोआ से माफी मांग रहा था क्योंकि उसे ये बात पता लग चुकी थी कि उस दौरान वो एक मॉन्स्टर में बदल गया था और तब उसने शिनोआ के ऊपर हमला भी किया था, लेकिन शिनोआ उसे माफ कर देती है। वहीं गुरन और हिरागी फैमिली में से उन्होंने गुरन को चुना था। यूचिरो कहता है कि उसने मेरी मदद की थी, इसी वजह से मैं उसे धोखा नहीं दे सकता और वैसे भी मुझे मीका को बचाना है और इसीलिए मुझे वैम्पायर वर्ल्ड के हिडन सीक्रेट्स का भी पता लगाना होगा। इसी वजह से मैं हिरागी फैमिली के साथ नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पर पूरी टीम उसे सपोर्ट करती है और गुरन का साथ देने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ मीका यहाँ क्वीन के पास आता है। वो क्रूल से कहता है कि आखिर वैम्पायर लॉर्ड यूचिरो को क्यों पकड़ना चाहते हैं। तो क्रूल कहती है कि ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है, लेकिन इस पर मीका को गुस्सा आ जाता है और वो हमला कर रहा था, पर क्रूल उसके अटैक को रोकते हुए कहती है कि वो अभी उसे नहीं हरा सकता। वो बताती है कि बहुत जल्द एक वॉर होने वाली है, अगर तुम यूचिरो को उससे पहले बचा सकते हो तो बचा लो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मीका प्रॉमिस करता है कि वो यूचिरो को बचाएगा। इस तरफ यूचिरो और उसका ग्रुप एक नई फैसिलिटी की तरफ चले गए थे। रास्ते में उन्हें बहुत खतरनाक बड़े बड़े मॉन्स्टर मिलते हैं, लेकिन अब वो इतने पावरफुल हो चुके थे कि उन मॉन्स्टर्स को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर इन सब चीजों के चक्कर में वो फैसिलिटी में जाने में लेट हो चुके थे। वहाँ पर गुरन था। वो उन्हें देख लेता है और उन पर चिल्लाता है कि आखिर वो इतने लेट क्यों हुए, पर यूचिरो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। बाद में गुरन ने उसे माफ भी कर दिया था। वो सभी सोल्जर्स को मोटिवेशन देता है और बताता है कि सिटी में बहुत सारे हाई रैंक के वैम्पायर्स हैं और आज उन्हें उन सभी को खत्म करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन फिर भी वो आज ऐसा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ देर बाद गुरन यूचिरो को अपने ग्रुप से मिलवाता है। वो वहाँ यूचिरो की तारीफ कर रहा था, सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। तभी बाहर शिनोआ को यूचिरो के चीखने की आवाज आती है। वो और पूरा ग्रुप अंदर आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो यूचिरो को ऊपर बंधा हुआ देखते हैं। शिनोआ तुरंत उसे आजाद करने लगती है, लेकिन इतने में वहाँ पे स्मोक फैलने लगता है और वो सब सिर्फ एक इल्यूजन था। गुरन शिनोआ से कहता है कि तुमने लेट आने पर भी सारा ब्लेम खुद पर नहीं लिया, जबकि तुम इस ग्रुप की लीडर हो, तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए था। शिनोआ कहती है कि वो एक अच्छी लीडर है। गुरन कहता है लेकिन मैं ये कैसे मान लूं, तुम्हें एक टेस्ट बैटल करना होगा, इसके लिए
शिनोआ और बाकी लोग तैयार थे। अगले सीन में उनमें फाइट शुरू होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि वो गुरन के साथ ही अभी यूचिरो की टीम मेंबर्स को बहुत ही आसानी से हरा रहे थे। हालांकि यूचिरो अभी गुरन के साथ फाइट कर रहा था, जिस दौरान गुरन उसके सर पर एक टैलिस्मैन लगा देता है। इससे यूचिरो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वो तुरंत ही गुरन की तरफ भागता है, क्योंकि जैसे ये टैलिस्मैन ब्लास्ट करेगा तो वो मारा जा सकता है। इसलिए वो गुरन के पास भाग रहा था, क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे सही डिसीजन वही है। उसी समय वो दूसरा लड़का हमला करता है, पर यूचिरो उसके अटैक को रोक लेता है। तभी गुरन ने यूचिरो के सर पर से उस टैलिस्मैन को हटा दिया था। साथ ही इससे यूचिरो बेहोश भी हो चुका था। बाद में वो शिनोआ से कहता है कि उसका ग्रुप किसी काम का नहीं है, वो कभी भी एक हाई लेवल के वैम्पायर को नहीं हरा पाएंगे। शिनोआ और बाकी लोग भी उदास थे। दूसरी तरफ हम मीका को देखते हैं। उसकी खून की प्यास अब काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अभी कुछ बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। उसका साथी वैम्पायर कहता है कि उसे फालतू नहीं सोचना चाहिए और इनका ब्लड कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका ही फायदा है। लेकिन मीका वहाँ से चला जाता है और वो अभी छुप कर क्वीन क्रूल का दिया हुआ ब्लड पी रहा था, जो कि उसने ऐसी सिचुएशन के लिए ही स्टोर कर रखा था। लेकिन अब उससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि अब उसे इंसानी खून चाहिए। वो भागता है और उन बच्चों को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे होश आ गया था और इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं करता और जाने देता है। दूसरी तरफ यूचिरो के ग्रुप की मुलाकात नारुमी के ग्रुप से होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योइची और शिनेया, जो कि वही लड़का है जो स्पिरिचुअल टाइगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो लोग एक टावर के ऊपर छुपे हुए थे, क्योंकि उन्हें एक नोबल वैम्पायर का पता चला था। यूचिरो और नारुमी का ग्रुप एक साथ उस पर हमला करेंगे और ये दोनों यहाँ से उन्हें बैकअप देंगे। इन्हें वो नोबल वैम्पायर पहले ही दिख जाता है और ये उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो नोबल वैम्पायर इस चीज का पहले ही पता लगा लेता है और अपने बटलर को आगे कर देता है। उसी दौरान यूचिरो और नारुमी के ग्रुप ने भी हमला कर दिया था, पर वो नोबल वैम्पायर काफी ज्यादा पावरफुल था। वो सभी को अकेले ही संभाल रहा था, पर उसे भी एक चीज में तकलीफ हो रही थी और वो प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब उसका एक हाथ कट जाता है और किमिजुकी उस हाथ को अपनी पावर से वेपराइज कर देता है, जिससे उस नोबल वैम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी वहाँ पे योइची और शिनिया आ गए थे। वो वैम्पायर जानता था कि वो मारा जाने वाला है, लेकिन वो किसी और के हाथों नहीं मरना चाहता था, इसीलिए वो उन्हीं से उनकी तलवार छीनते हुए खुद को ही मार लेता है। दूसरी तरफ गुरन ने भी एक नोबल वैम्पायर को हरा दिया था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो बताता है कि उनकी फाइट भी एक नोबल वैम्पायर से हुई है और वो बहुत ही खतरनाक है, उसे हराना लगभग नामुमकिन है। गुरन समझ गया था कि ये शायद क्रोली की चाल हो सकती है। वो उन्हें एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसी वजह से वो वहाँ से बाहर निकल जाता है ताकि अपनी टीम मेंबर्स को ज्वाइन कर सके। दूसरी तरफ नारुमी अभी एक दूसरी टीम को देखता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से बचकर आई थी। वो हैरान थी कि आखिर नारुमी की टीम पूरी तरह से सेफ कैसे है। नारुमी उन्हें यूचिरो के ग्रुप के बारे में बताता है कि इन्हीं की वजह से हमने उस नोबल वैम्पायर को हराया, वरना तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब तभी वहाँ पे गुरन आता है। वो कहता है कि अब हम नोबल पे हमला नहीं करेंगे, हमें उन सर्वाइवर्स को बचाना है जिन्हें वैम्पायर्स ने पकड़ रखा है। गुरन अपने ग्रुप से कहता है कि वो लोग यहीं रुके और जब दूसरी टीम आ जाएगी तो उन्हें डायरेक्शन गाइड करते हुए वापस लौट जाएं, क्योंकि उनकी टीम की हालत काफी खराब हो गई थी। अब आहिरा वहीं पर रुकती है और दूसरी टीम भी कुछ देर में वहाँ पर आ गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर वैम्पायर के हेलीकॉप्टर आना शुरू हो जाते हैं। आहिरा उन्हें शूट करती है जिससे वो दूसरी टीम को बचा सके, लेकिन उसके अंदर से कुछ वैम्पायर्स नीचे आ गए थे। उनमें मीका भी था। मीका आहिरा को उठाकर नीचे गिरा देता है। वो जानती थी कि ये लोग उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं, इसी वजह से वो अपनी सभी साथियों से कहती है कि वो खुद को मार सकते हैं, जिसके बाद वो एक गोली खाते हैं और मारे जाते हैं। और अब आहिरा भी ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन मीका उसे रोक लेता है। वो उससे यूचिरो की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन आहिरा ये सुन के शॉक थी। मीका ने ये चीज काफी धीरे से पूछी थी। आहिरा कुछ नहीं बताती तो मीको वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और उसे धीरे से बताती है कि वो शायद सभी डीमन आर्मी के मेंबर्स के साथ क्रोली की तरफ गया है, सभी सर्वाइवर्स को आजाद करने के लिए। इसके बाद मीका ने उसे टाइट पकड़ के नीचे गिरा दिया था। वो वहाँ से जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि हमें इसे ले चलना चाहिए, लेकिन इससे आहिरा को गुस्सा आता है और वो उन पे शूट करने वाली थी, पर तभी मीका घूमते हुए उसे बीच में से काट देता है। वहीं दूसरी तरफ गुरन और बाकी सभी लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे क्रोली है। वो वहाँ पे सभी इंसानों को बंधा हुआ देखते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैप था, इसी वजह से वो डायरेक्ट हमला नहीं करते, वो छुपकर हमला करते हैं। लेकिन अब गुरन की फाइट डायरेक्ट क्रोली से हो जाती है। वो एक हाई रैंक वैम्पायर है, इसीलिए इनके लिए उसे हराना लगभग नामुमकिन था। तभी यहाँ पर शिनिया आता है, लेकिन गुरन और शिनिया मिलकर भी क्रोली को हरा नहीं पा रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी और वो भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्रोली उन्हें पकड़ लेता है। शिनाया ने इस दौरान कई बार अपने उस स्पिरिचुअल टाइगर का भी इस्तेमाल किया था और इसी वजह से उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन क्राउली को कुछ भी नहीं होता। अब वहाँ पर योचिरो का ग्रुप आता है। उनका ग्रुप पूरी कोशिश करता है कि वो शिनिया और गुरन दोनों को वहाँ से ले जा सके, लेकिन गुरन को खुद क्राउली ने अपने हाथ से पकड़ रखा था। वो लोग किसी तरह शिनिया को वहाँ से दूर हटा लेते हैं। यूचिरो गुरन को भी बचाना चाहता था, लेकिन शिनिया कहता है कि नहीं, हमारे पास भागने के अलावा
कोई और चारा नहीं है। इसी वजह से यूचिरो को थोड़ा बहुत लड़कर वहाँ से निकलना पड़ता है। तभी वहाँ पे गुरन की टीम भी आ चुकी थी। वो अपने इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ट्रैप करने की कोशिश भी करते हैं, पर वो भी क्राउली के सामने नहीं टिक पा रहे थे। और साथ ही साथ अब क्राउली के 2 और असिस्टेंट भी वहाँ पर आ गए थे, जिन्हें हराना नामुमकिन था। इसी वजह से गुरन कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। हालांकि वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहते थे, पर सिचुएशन के हिसाब से उन्हें यही डिसीजन लेना पड़ा। बाहर उनकी मुलाकात यूचिरो और बाकी सभी से होती है। यहाँ पर शिन्या यूचिरो पे बहुत गुस्सा था उसके एक्शंस को लेकर, पर यूचिरो कहता है कि उसे गुरन को बचाना है, क्योंकि वैम्पायर वर्ल्ड से निकलने के बाद सिर्फ गुरन ही था जिसने उसे सहारा दिया था। वो उसे इस तरह से धोखा नहीं दे सकता। वो 2 पिल्स खाने वाला था जिनसे उनकी पावर बढ़ती है। मित्सुबा और शिनोआ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि यूचिरो ने वो पिल्स खा ली थी। इसके बाद उसकी पावर बढ़ती है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो गया था और अपने स्पिरिट वर्ल्ड में आ चुका था, जहाँ वो आसुरामारू की हेल्प मांगता है गुरन को बचाने के लिए। लेकिन आसुरामारू कहती है कि वो पहले ही मारा जा चुका है, अब तुम क्या करोगे। लेकिन ऐसा वो यूचिरो के लिए कह रही थी क्योंकि उसने 2 पिल्स एक साथ खा ली है। वो बताती है कि सिर्फ एंजल्स उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर यूचिरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपने सामने ट्रम्पेट देखता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आसुरामारू बताती है कि उसे इन्हें नहीं छूना चाहिए क्योंकि ये ईवल पावर को बिलोंग करता है। अगर यूचिरो ने इसे बजाया तो इससे असली डीमन की पावर एक्टिवेट हो जाएगी, जिन्हें यूचिरो नहीं संभाल सकता। लेकिन यूचिरो आगे बढ़ रहा था, वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसी वजह से आसुरामारू उस पर हमला करती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए अपनी पावर देने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुम 2 मिनट तक इन पावर से इन्हें नहीं हरा पाए तो इसके बाद वो डीमन तुम पर हावी हो जाएगा और तुम खुद एक डीमन बन जाओगे और तुम्हारी बॉडी मैं पोजेस कर लूंगी। यूचिरो इसके लिए मान जाता है। अब यूचिरो की पावर काफी बढ़ चुकी थी। वो सभी को अपने पास से अलग करते हुए सीधा उसी जगह पे भागता है जहाँ पे क्रोली ने गुरन को पकड़ रखा है। वहाँ पर उसके 2 वो असिस्टेंट्स भी थे। यूचिरो वहाँ पर पहुँचते ही हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि क्रोली देखकर काफी हैरान था कि आखिर यूचिरो की पावर पहले से ज्यादा कैसे हो गई, पर फिर भी यूचिरो को अभी भी क्रोली को हराने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। गुरन वहाँ पे सामने आ जाता है जिससे यूचिरो को कोई सीरियस चोट ना लगे। वो उससे कहता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, वो क्राउली को कभी नहीं हरा सकता, पर यूचिरो किसी की भी नहीं सुन रहा था। अब इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि 2 मिनट कंप्लीट होने वाले थे, जिस वजह से यूचिरो का हॉर्न भी बाहर आ गया था। वो पूरी तरह से एक डीमन में बदलने वाला था, लेकिन इससे पहले वहाँ पर एक कॉफिन आ जाती है। ये कॉफिन किमिजुकी ने अपनी पावर की मदद से क्रिएट की थी। इसके अंदर एक डीमन है। वो उस डीमन के थ्रू यूचिरो को पकड़ता है और उसे उस कॉफिन के अंदर बंद करके वहाँ से ले जाने लगता है। उसने बहुत ही मुश्किल से यूचिरो को फिर से बचा लिया था। अब वो उसे वहाँ से अपने वेयरहाउस पर ले जा रहे थे ताकि वो वहाँ पर उसका इलाज कर सके। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात मीका से होती है। वो भागते हुए आ रहा था। वहाँ पर वो यूचिरो को नोटिस करता है। यूचिरो सबसे पीछे की तरफ था क्योंकि वो बेहोश था और इसी वजह से वो उसे उठाकर ले जा रहे थे। मीका तुरंत यूचिरो के पास बढ़ता है, लेकिन इन्हें लगता है कि एक वैम्पायर है और इसी वजह से वो उससे फाइट करने लगते हैं। मीका सभी से लड़ते हुए उन्हें दूर हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान उसकी फाइट मित्सुबा से भी होती है। वो उसे भी दूर कर देता है। फिर उसकी फाइट शिनोआ से होती है। वो उससे कहती है कि हम भी यूचिरो के ही दोस्त हैं। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीका ने उसे भी हटा दिया था। इस लड़ाई में मीका को बहुत सारी चोटें लगती है, लेकिन किसी तरह से वो यूचिरो के पास पहुंच चुका था। अब शिन्या और बाकी सभी उस पर हमला करने वाले थे और मीका उनके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन तभी अचानक से शिनोआ आगे आकर उन सभी के अटैक्स को रोक देती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो एक वैम्पायर का साथ क्यों दे रही है। लेकिन तभी शिनोआ मीका से कहती है कि वो यूचिरो को लेके वहाँ से चला जाए। मीका वहाँ से चला जाता है। तभी एक मेंबर शिनोआ के मार के उसे नीचे गिरा देता है और वो उसे जान से भी मारने वाला था। लेकिन तभी नारुमी उसे रोक देता है और कहता है कि ये समय लड़ने का नहीं है। हालांकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिनोआ ने एक वैम्पायर की मदद क्यों की, लेकिन वो लोग खुद भी एक प्रॉब्लम में पड़े हुए थे क्योंकि वहाँ पे काफी सारे वैम्पायर्स आने लगे थे। वो लोग उनसे लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं, लेकिन बाकी फोर्स आने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना था। दूसरी तरफ हम मीका को देखते हैं जो कि खुद काफी ज्यादा घायल हो रखा था, लेकिन फिर भी वो यूचिरो की बॉडी को उठाते हुए वहाँ से ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसे वापस से खून की तलब लगती है। उसे सामने एक टूटे हुए मॉल से कुछ बच्चों की चीखने की आवाज आती है। वो तुरंत वहाँ पे भागता है और उनमें से एक बच्चे को पकड़ लेता है। वो बच्चा उसे मौसर कह रहा था। ये सुन के मीका वापस होश में आ जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर वो यूचिरो को भी वहाँ पे लेके आता है और अब वो वापस से ऐसा रिएक्ट ना करे और गलती से कहीं यूचिरो को ही चोट ना पहुंचा दे। इसी वजह से वो यूचिरो को वहीं पर रखकर थोड़ी सी दूर बैठ गया था। अभी यूचिरो अपने स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर आसुरामारू के साथ था। तभी आसुरामारू उसे बताती है कि किमिजुकी ने उसे सही टाइम पे रोक लिया, जिस वजह से वो डीमन नहीं बन पाया और इसीलिए वो मरा नहीं है। वो फिर से उड़ जाएगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। यूचिरो पूछता है कि क्या उसके दोस्त ठीक हैं? वो कहती है कि इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। वो सिर्फ अपनी आंखें खोलने के बाद ही इन सब का पता कर सकता है। अब थोड़ी ही देर
में यूचिरो को होश आ जाता है। होश में आके वो सबसे पहले मीका को देखता है और मीका के खून की प्यास काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। इसी वजह से वो बहुत तकलीफ में था, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। यूचिरो कहता है कि तुम मेरा ब्लड पी सकते हो, लेकिन मीका तुरंत दूर हट जाता है। अब यूचिरो ने अपने हाथ पे कट लगा लिया था। वो कहता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा और साथ ही तुम भी बच जाओगे। पहले तो मीका इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और यूचिरो का ब्लड पी लेता है, जिससे फाइनली अब वो एक इमॉर्टल वैम्पायर बन चुका था। इसका मतलब उसे जो चोट लगी थी वो अपने आप ही हील होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि बाकी वैम्पायर्स के साथ होता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ गए थे। रास्ते में मीका यूचिरो को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अब इंसानों से दूर रहना होगा, क्योंकि वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन यूचिरो अभी अपने दोस्तों को ही ढूंढ रहा था, तो मीका थोड़ा फोर्सफुली उसे मनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब यूचिरो नहीं मानता तो वो फाइनली उसे बता देता है कि वो लोग नियरेस्ट फैसिलिटी की तरफ गए होंगे। अब वो लोग एक गाड़ी की मदद से वहाँ पे जाने लगते हैं। रास्ते में मीका बता रहा था कि इंसान और वैम्पायर्स यूचिरो को सेम रीजन की वजह से पकड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उसकी मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ बाकी लोग फैसिलिटी में पहुंचने के बाद शियोना के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, यहाँ तक कि वो लोग उस पर हमला भी कर रहे थे। पर शिनाया सभी को रोक देता है। वो कहता है कि हमें किसी को मारने की परमिशन नहीं है और इस तरह की सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ही लोग कम हो जाएं। अभी नियरेस्ट फैसिलिटी में कोई भी नहीं है, जबकि वहाँ पे और भी लोगों का होना जरूरी था। तभी उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। उसी समय शिनिया कहता है कि हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि हमें गुरन को भी रेस्क्यू करना है। जब तक यहाँ पे दूसरी स्क्वाड नहीं आ जाती तब तक हम इस चीज पर प्लानिंग कर सकते हैं कि आखिर हम गुरन को कैसे बचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गुरन को अभी बहुत मारा जा रहा था। वो उससे पूछ रहे थे कि उनके जो साथी हैं वो कहाँ पर छुपे हैं, लेकिन गुरन उन्हें कुछ नहीं बता रहा था और इतना पिटने की वजह से वो बेहोश हो गया था। बेहोशी में वो अपने डीमन को सामने देखता है। वो कह रही थी कि अगर वो चाहे तो वो उसे अपनी पावर दे सकती है, जिससे गुरन यहाँ से बचकर निकल जाएगा। जिस पर गुरन भी हाँ कर देता है। वो अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल तो करता है, पर वहाँ पे क्वीन क्रूल भी आ जाती है, जो कि बहुत ही आसानी से गुरन को हरा देती है। साथ ही वो उससे पूछती है कि आखिर उसके दोस्त कहाँ छुपे हैं। अब गुरन मजबूरी में या फिर कुछ सोचकर उन्हें बता देता है कि वो लोग यहाँ से बहुत दूर एक फैसिलिटी में छुपे हैं। उसने लोकेशन भी बता दी थी और इसी वजह से क्रूल सभी को उन पर हमला करने के लिए भेज देती है। उसके बाद हम फैसिलिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे हेलीकॉप्टर्स आना शुरू हो गए थे। वो समझ गए थे कि उनके ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर तो हिरागी फैमिली का है, जिसके अंदर उनका लीडर कुरेटो बैठा था। वो बाहर आता है तो शिनाया उसे सारी बातें बताता है कि गुरन को पकड़ लिया गया है। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो उसे आजाद नहीं करा पाए। तभी वो ऑर्डर देते हुए एक मिस्टीरियस कंटेनर निकलवा लेता है। शिनाया को लगता है कि शायद वो कुछ इवल प्लानिंग कर रहा है और इसी वजह से वो अपना वेपन भी निकाल लेता है, पर तभी कुरेटो के साथ ही उसे रोकते हैं। वहीं नारुमी भी आगे आके हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके टीममेट्स उसे पकड़ लेते हैं और हमला करने से मना करते हैं। पर इतने में ही अचानक से कुरेटो ऑर्डर देता है कि पूरी टीम को खत्म कर दो, जिसके बाद उस कंटेनर के अंदर से अचानक से काफी सारी चेन्स निकलने लगती है, जो कि नारुमी की टीम मेंबर्स की बॉडी के आर पार हो चुकी थी। पर नारुमी अभी भी जिंदा था। इसी वजह से वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर फाइट शुरू हो जाती है। तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर यूचिरो की टीम के सभी मेंबर्स आ गए थे। वो उनसे लड़ रहे थे, लेकिन कुरेटो के उस कंटेनर से मुकाबला करना काफी मुश्किल था। उसके अंदर से जो चेन्स निकल रहे थे वो कितनी भी दूर तक जा सकते थे। अब वहाँ पे यूचिरो और मीका भी पहुँचते हैं। मीका कहता है कि सभी को यहाँ से जाना होगा, वो लड़ नहीं सकते। पर यहाँ पे यूचिरो कुरेटो से लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन उनमें लड़ाई हो पाती उससे पहले वहाँ पूरी वैम्पायर की आर्मी आ चुकी थी। उनमें फाइट शुरू होने लगती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि गुरन भी उनके साथ ही था, लेकिन वो अभी अपने सेंसेस में नहीं था। इसी वजह से वो यूचिरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसी दौरान मीका वहाँ पे आके उससे लड़ना शुरू कर देता है। गुरन पावरफुल था, लेकिन मीका भी कोई कम पावरफुल नहीं था। दूसरी तरफ वहाँ वो कंटेनर अभी भी सब पर हमला करते हुए उनके ब्लड को अब्सॉर्ब कर रहा था। इधर यूचिरो भी गुरन पर हमला करता है और उसे रोकता है, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था। इसी वजह से वो उसे वापस होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी गुरन अचानक से उसे अपनी तलवार मार देता है। दूसरी तरफ जो कंटेनर था उसे जितना ब्लड अब्सॉर्ब करना था वो कर चुका था, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से एक एंजल एक ट्रम्पेट को लेके निकलती है। यहाँ पर किमिजुकी नोटिस करता है कि ये तो उसकी सिस्टर है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसकी सिस्टर एंजल में कन्वर्ट होकर एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो वहाँ पर छोटे छोटे और भी मॉन्स्टर ले आती है। वो छोटे छोटे मॉन्स्टर अभी वैम्पायर्स पर हमला कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो ह्यूमन सोल्जर्स को भी खा रहे थे। ये छोटे मॉन्स्टर उस एंजल के ब्लड से बने हुए हैं, जो ब्लड कुरेटो ने अभी कुछ नीडल्स के इस्तेमाल से उसकी बॉडी से निकाला था। यहाँ पर किमिजुकी अपनी सिस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो लोग उसे रोक रहे थे, पर वो रुकने को तैयार ही नहीं था। इधर हम यूचिरो को देखते हैं, जिसकी हालत अभी थोड़ी खराब सी थी। इसी वजह से मीका उसे वहाँ से दूर ले जा रहा था, क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए सेफ नहीं था। लेकिन यूचिरो कहता है कि वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता। उसी समय एक मॉन्स्टर आके मीका पे हमला
करता है और मीका की ये चोट ठीक नहीं हो रही थी। यूजिरो से कहता है कि वो यहाँ पर इंतजार करे और यूजिरो तलवार उठा के उसे अपनी बॉडी में घुसा देता है, जिसके बाद वो अपने स्पिरिट वर्ल्ड में आ चुका था। वहाँ असुरामारू उससे कहती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तभी यूजिरो वहाँ उस इविल ट्रम्पेट के पास आता है जिसे बजाने के लिए असुरामारू ने उसे मना किया था। वो उसे उठाता है और बजाने लगता है, जिसके बाद अचानक से उसकी बॉडी से वही डार्क स्पाइक निकलने लगते हैं और वो पहले की तरह एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। वो उस एंजल के ऊपर हमला करता है और बहुत ही जल्दी उसे हरा देता है और इसी दौरान वो नीचे कुरेटो पे भी हमला करता है। कुरेटो को लग रहा था कि वो यूजिरो को रोक लेगा, लेकिन वो वहाँ से दूर जाके गिर गया था। लेकिन यूजिरो ने अपनी पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, इसी वजह से अब वो बेहोश हो गया था। तभी वहाँ पे क्वीन क्रल मीका से कहती है कि वो किसी भी तरह यूजिरो को बचा ले, लेकिन तभी वहाँ पे क्रोली और फेरिड आ गए थे। वो यहाँ पर क्रल पर हमला करते हैं और फेरिड किसी तरह से क्रल पे जंप करते हुए उसके ब्लड को पीना शुरू कर देता है और क्रल अनकॉन्शियस हो जाती है। अब फेरिड कहता है कि अब से वो वैम्पायर्स का नया लॉर्ड बन चुका है, इसका मतलब सभी लोग उसके ऑर्डर को मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिनोआ और बाकी सभी ने यूजिरो और किमिजुकी को उठा लिया था। किमिजुकी अभी भी अनकॉन्शियस हालत में था, साथ में नाजुमी भी अभी उनकी मदद कर रहा था। उसने एक वॉल क्रिएट कर दी थी जिससे वो कुछ देर के लिए सोल्जर्स को रोक सके, लेकिन वो सभी सोल्जर्स उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। ये सोल्जर्स कुरेटो के हैं। वो चाहता है कि वो यूजिरो को पकड़ ले क्योंकि अभी उसे उसकी पावर चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे मीका आकर उन सोल्जर्स को हटाता है और कहता है कि वो लोग उसके साथ चले। अब वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुरेटो अपने सोल्जर्स के साथ कुछ प्लान कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर्स किसी का स्वागत कर रहे थे। इधर यूजिरो और बाकी लोग किमिजुकी की सिस्टर और गुरन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।